हेलो मूवी लवर्स, जूनियर एनटीआर की देवरा पार्ट 1 रिलीज़ हो चुकी है, जो कई मायनों में एक अच्छी मूवी है जिसे आप थिएटर में ज़रूर देखें। लेकिन अगर आप किसी वजह से इस मूवी को नहीं देख पा रहे हो तो चिंता ना करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इस मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप घर बैठे इस मूवी की कहानी को एंजॉय कर सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि कुछ मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहां पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग का हेड एक मिनिस्टर है जो सारे पुलिस वालों को बताता है कि हमारे देश में दो बड़े टेररिस्ट हैं, दया और यति, और ये दोनों भाई हैं। दया बाहर रहता है और यति इंडिया में रहकर ही अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। लेकिन हाल ही में इंफॉर्मेशन मिली है कि इन दोनों को अरब कंट्री से बहुत सारी फंडिंग मिली है और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता लगाया है कि ये लोग इंडिया में इलीगल हथियार और ड्रग्स लाने वाले हैं। पहले भी लाते थे पर इस बार ज़्यादा मात्रा में लाने वाले हैं। मिनिस्टर पुलिस वालों से कहता है कि हमें किसी तरह उन्हें रोकना होगा। मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि ये सारा इलीगल सामान आता है तो कहाँ से आता है इसका पता लगाना होगा। इसके लिए ये केस एक होनहार पुलिस ऑफिसर को सौंपा जाता है जिसका नाम अजय होता है, और वो एक टीम तैयार करता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके हाथ लगता है यति का एक आदमी। उससे पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो उसके लिए काम तो करता है पर पिछले 3 महीनों से उनसे नहीं मिला है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है ये इलीगल सामान वो इंडिया में कैसे लाते हैं, क्योंकि अगर शिप से लाएंगे तो कोस्टल गार्ड उन्हें पकड़ लेंगे। तो वो कहता है वे लोग इलीगल सामान रास्ते में ही शिप से पानी में उतार लेते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ नहीं पाते। इंस्पेक्टर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इतने बड़े बड़े कंटेनर को समुद्र के बीच में उतारना बहुत मुश्किल है। तो यति का आदमी कहता है कि उनके सारे इलीगल कंसाइनमेंट वाले शिप मुंबई नहीं रत्नागिरी में आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हम सामान निकाल लेते हैं और इन सब सामान को निकालने में रत्नागिरी के आसपास के गाँव वाले हमारी मदद करते हैं। ये सब बातें जानने के बाद इंस्पेक्टर अजय सीधे रत्नागिरी जाता है और वहां से उसे पता चलता है कि इन सब इलीगल कंसाइनमेंट को लाने और लोकल पुलिस से बचाने में वहां का डीएसपी उनकी मदद करता है, जिसका नाम है डीएसपी तुलसी, जो कि बहुत ही करप्ट ऑफिसर है। ये पता लगते ही पुलिस की टीम सीधे डीएसपी के पास जाती है। डीएसपी से पूछताछ करने पर पता चलता है कि पानी में कंटेनर को उतारने का काम गाँव वाले करते हैं और उनका लीडर है भैरवा। अब अजय भैरवा से एक स्मगलर की तरह मिलने जाता है। वो भैरवा से कहता है कि मुझे भी शिप से इलीगल सामान उतारना है। वो चाहता है कि भैरवा उसकी मदद करे और उसके बदले में उसे खूब सारा पैसा देगा, लेकिन भैरवा उस काम को करने से मना कर देता है और कहता है कि हमने ये काम छोड़ दिया है। ये सुनकर अजय उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। इसके बाद भैरवा उन सबको मारकर वहां से भगा देता है। अजय अपनी टीम को लेकर जब समुद्र के पास आता है तो वहां वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है सिंगप्पा। वो उससे पूछता है कि आखिर भैरवा ने ये काम छोड़ क्यों दिया। सिंगप्पा कहता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और वो अपनी कहानी स्टार्ट करता है। वो कहता है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के सैनिक बहुत खतरनाक थे, उनके जैसा योद्धा आसपास कहीं नहीं था। उन्होंने राज्य पर हुए हर हमले से राज्य को बचाया है, लेकिन इतने सारे युद्ध लड़ने के कारण राज्य का संतुलन बिगड़ गया और जब अंग्रेज यहाँ पर आए उन्होंने अंग्रेजों को तो वहाँ से भगा दिया पर राजपाट समाप्त हो गया। तो यहाँ के लोगों ने अपना परिवार चलाने के लिए मछली पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हालात ठीक नहीं हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा गांव गरीब होता चला गया। लेकिन ठीक 12 साल पहले हमारे गांव की हालत सुधरी जब हमारे गांव में मुरुगा और डीएसपी तुलसी नाम के 2 व्यक्ति आए। उन्होंने हमारे गांव के लोगों को काम दिया। दरअसल हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और बहादुर हैं, और वे जो इलीगल कंटेनर को पानी में उतारने का काम करना चाहता था उसके लिए हमारे गांव के आदमी एकदम सही थे और उसने हमें पैसे भी दिए, क्योंकि पोर्ट्स पर कोस्टल गार्ड पकड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया और हमें ये काम सौंपा। फिर वो आगे बताता है कि यहाँ पर 4 गाँव हैं, सभी यही काम करते हैं। हमारे गाँव का लीडर है देवरा और बाकी गाँव के लीडर है भैरवा, कुंजरा और रायप्पा। चारों गांवों के लीडर्स ने अपने लोगों को इकट्ठा कर ये काम करना शुरू कर दिया। अब आगे वो देवरा के बारे में बताता है। वो कहता है कि देवरा की फैमिली में उसकी पत्नी, उसकी माँ, एक बेटा जो कि 12 साल का है और देवरा की पत्नी प्रेग्नेंट थी, जिससे आगे चलकर उसे एक बेटी भी होती है। वो उसकी फैमिली के साथ बहुत ही खुश था। साथ ही जिस काम को वो कर रहा था उससे अच्छा पैसा भी मिलता था, इसलिए चारों गांव की जिंदगी मस्त चल रही थी। लेकिन कहानी का ट्विस्ट ये है
कि भैरवा देवरा से जलता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चारों गांव के लोग देवरा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। साथ ही ये 4 गांव मिलकर हर साल एक पूजा करते हैं, जिस पूजा का नाम है शस्त्र पूजा। इस पूजा में हर गांव से 2-2 योद्धा भाग लेते हैं। जिस गांव का योद्धा जीत जाता है उसे इनाम के तौर पर सारे पूर्वजों के हथियार मिलते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है। और बीते कई सालों से ये प्रतियोगिता देवरा ही जीतता आ रहा है। इस वजह से भी भैरवा देवरा से नफरत करता है, लेकिन देवरा के सामने वो एक दोस्त होने का नाटक करता है। देवरा के गांव में एक 15 साल का लड़का है जो पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर गया था। वो अक्सर बस से गांव में आया जाया करता था, लेकिन एक दिन वो बस से गांव आ रहा था तो आतंकवादी उसके बस को बम से उड़ा देते हैं और लूटपाट करके चले जाते हैं। जब उस लड़के की लाश देवरा के गांव पहुंचती है तो ये देखकर देवरा को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसके बाद मुरुगा और डीएसपी तुलसी गांव के लीडर से मिलने आते हैं और कहते हैं कि कल उन्हें अगला माल उतारना है। इस पर देवरा कहता है कि इस वक्त कोस्ट गार्ड सख्ती से पहरा दे रहे हैं, हम पकड़े जा सकते हैं, तो कुछ दिन के लिए ये काम हमें रोक देना चाहिए। इस पर भैरवा और कुंजरा कहते हैं कि अगर देवरा ये काम नहीं करना चाहता तो ना करे, हम करेंगे। लेकिन रायप्पा देवरा को साथ चलने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे बिना ये काम नहीं होगा। फिर देवरा मान जाता है। फिर वो अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार कोस्ट गार्ड बहुत ज़्यादा हैं और सख्ती से काम कर रहे थे, और वो देवरा और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। तब कोस्ट गार्ड का सीनियर ऑफिसर कहता है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ और देवरा और उनके साथियों को जानता हूँ। मैंने सुना था तुम्हारे पूर्वज बहुत बहादुर योद्धा थे जिन्होंने राज्य को बचाने के लिए लड़े थे, और तुम उनके बच्चे देश के गद्दारों का साथ दे रहे हो। फिर वो कंटेनर खोलकर उनको दिखाता है जिसमें बंदूक, बम और बहुत सारी खतरनाक चीजें थी। वो कहता है कि इन हथियारों को देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। देवरा ये सब जब सुनता है और उस लड़के की मौत को याद करता है तो समझ जाता है कि ऑफिसर सही कह रहा है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब से वो सारा काम छोड़ देगा। इतने में भैरवा, कुंजरा और रायप्पा मिलकर कोस्ट गार्ड पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन देवरा उनको रोक देता है और उनको वहां से चलने को कहता है। उस सामान और अपने लोगों को लेकर देवरा वहां से चला जाता है, पर जाने से पहले वो कोस्ट गार्ड से कहता है कि अब से मैं और मेरे गांव वाले ये काम नहीं करेंगे। गांव वापस आने पर वहां पर डीएसपी और मुरुगा आते हैं और देवरा से अपना सामान मांगते हैं, लेकिन देवरा उनके सामने सारे सामान को जला देता है और कहता है कि आज से हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, और वो बाकी तीनों गांव से भी यही करने को कहता है। देवरा और रायप्पा के गांव के लोग तो मान जाते हैं, लेकिन भैरवा और कुंजरा नहीं मानते। वो देवरा से लड़ने आते हैं, पर देवरा उन सबको हरा देता है और अपने हथियार से उनके पीठ पर एक्स का निशान बना देता है और कहता है कि आगे कुछ ऐसा किया तो यही हाल होगा। लेकिन इन सब के बाद भी गांव के बहुत सारे लोग इलीगल काम को जारी रखते हैं, लेकिन हर बार देवरा उनको रोक देता है और उनकी पीठ पर एक्स का निशान बना देता है। देवरा के डर से अब कोई भी ये काम नहीं करता और चारों गांव के लोग मछली पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। पर भैरवा को ये बात बुरी लगती है। वो किसी भी तरह से देवरा को रास्ते से हटाना चाहता है। इसके लिए वो अपने और कुंजरा के गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। एक दिन रायप्पा के गांव में उसकी बहन की शादी थी। वहां सब दावत में आते हैं। वहां पर भैरवा और कुंजरा मिलकर देवरा को बहुत ज़्यादा शराब पिला देते हैं। देवरा अपना होश खो बैठता है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो देवरा के कान पर ये बात डाल देते हैं कि कुछ लोग इलीगल कंटेनर उतारने गए हैं। देवरा ये सुनकर नशे की हालत में उन्हें रोकने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पर भैरवा और कुंजरा के गांव के बहुत लोग वहाँ आ गए थे, क्योंकि ये प्लान उन्हीं का था। वो देवरा पर हमला करते हैं, लेकिन देवरा एक कुशल योद्धा था। वो नशे की हालत में भी उन्हें मार देता है। अगली सुबह हम देखते हैं जब चारों गांव के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग उस जगह पर आते हैं। वहां आकर वो देखते हैं कि जिन्होंने भी देवरा पर हमला किया था उन सभी की लाशें वहां पड़ी थी और निशानी के तौर पर सभी की पीठ पर एक्स का निशान बना था। इसके साथ ही पत्थर पर लिखा था कि देवरा गाँव छोड़कर जा चुका है और वो दूर रहकर ही गाँव की निगरानी करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग इलीगल काम करना नहीं छोड़ते, पर हमेशा देवरा उनको रोकता है। गांव में डर बैठ जाता है कि देवरा किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर चारों गांव मिलकर सारे काम छोड़ देते हैं और मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह 10-12 साल बीत जाता है। देवरा का बेटा, जिसका नाम वरा है, वो अब बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखता है। लेकिन देवरा का बेटा बहुत डरपोक होता है और इसलिए वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। भैरवा के मन में देवरा को लेकर गुस्सा बढ़ चुका था, इसलिए जिन लोगों को देवरा ने मारा था उसके बच्चों को इकट्ठा कर बचपन से ट्रेनिंग देकर वो अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था। उनको वो एक किलिंग मशीन बना देता है ताकि जब देवरा सामने आए तो वो उसकी मदद से देवरा को मार सके। इधर गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था।
पर एक दिन देवरा की बेटी यानी वरा की बहन को भैरवा के लड़के छेड़ देते हैं। जैसे ही इसके बारे में वरा को पता चलता है वो उन लड़कों को बहुत मारता है। जब वरा वहाँ से चला जाता है तो भैरवा अपने एक लड़के को मार डालता है। अगले दिन गांव में ये खबर फैल जाती है कि वरा ने एक लड़के को मार डाला है। ये बात जब वरा को पता चलता है तो भैरवा से माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन भैरवा कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वरा मान जाता है। इधर भैरवा ने डीएसपी और मुरुगा से डील किया हुआ था कि वो उनका काम करेगा और उसके लड़के तैयार हैं देवरा को मारने के लिए। इसके बाद वो कंसाइनमेंट लेने जाते हैं, उनके साथ वरा भी होता है। फिर जब वो कंसाइनमेंट उतार रहे थे तो कोई उन पर हमला करता है, उन्हें पानी में खींच कर मार रहा है। जब दूसरे लोग उन्हें बाहर निकाल रहे थे तो उसकी पीठ पर एक्स का निशान था। वो समझ गए थे कि देवरा ही उन लोगों को मार रहा है। यहीं पर बहुत बड़े राज का खुलासा होता है और वो ये है कि इन्हें देवरा नहीं बल्कि उसका बेटा वरा मार रहा है। वो उन्हें मारकर बेहोश कर देता है और उनकी पीठ पर एक्स का निशान बनाकर तट पर ले आता है। वहाँ उनसे मिलने आता है सिंघप्पा और यहीं पर हमें पता चलता है कि जिस रात सारे लोग मिलकर देवरा पर हमला करते हैं उसी रात देवरा की मौत हो गई थी। लेकिन वरा और सिंघप्पा ने मिलकर देवरा को जिंदा रखा ताकि देवरा का डर बना रहे। देवरा के मरने के बाद जितने भी गुंडे मारे गए उन्हें वरा ने ही मारा था। पर सवाल ये है कि उस रात तो देवरा ने सभी को मार डाला था, तो देवरा को किसने मारा? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि उस रात जब देवरा ने सभी को मार डाला था तब वहाँ उसका बेटा वरा आता है और वो अपने बाप को चाकू से मार डालता है। यानी कि देवरा का कातिल उसका बेटा है जिसने 13-14 साल की उम्र में ही अपने बाप को मार डाला था। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अपने साथ एक सवाल छोड़ जाती है कि देवरा के बेटे ने देवरा को क्यों मारा। इसका जवाब हमें देवरा पार्ट 2 में मिलेगा। वैसे ये बिल्कुल बाहुबली की तरह एंड हो गया है ना। वैसे आपको क्या लगता है कि देवरा के बेटे ने अपने पिता को क्यों मारा होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।